नमस्कार साथियों। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, शुक्रिया सर। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। और आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं दादाजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम का निर्माण किया और हम सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर पंकज सर, रमेश सर, ओम सर का दिल से शुक्रिया जो लगातार हम सब लोगों की तरफ ध्यान देते हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कदम से कदम मिला करके हम सबका साथ देते हैं। फिर उन सभी लीडरों का भी दिल से शुक्रिया जो लगातार वीकली में इस जूम मीटिंग में आते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं और उनके अनुभवों से हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का विचार करता है और प्रयास करता है और सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि ये बिजनेस एक की सोच से चलने वाला नहीं है, सबकी सोच से चलने वाला है। क्योंकि पूर्ण रूप में अगर हम ज्ञानी की बात करें तो कोई भी नहीं है। किसी से हमने कुछ लिया, किसी से कुछ लिया और वहां फिर हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते चलते हैं और उसको अपने जीवन में अमल करते हैं, अच्छाइयों को ना कि बुराइयों को, सफलता के प्रोसेस को ना कि नाकामयाबी के प्रोसेस को, और फिर अपने जीवन में उन सारी खुशियों को प्राप्त करते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अपना संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहूँगा। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली एनसीआर से और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। एक किसान परिवार का रहने वाला हूँ मैं और 1970 में करीब पिताजी दिल्ली में आए थे और कुछ समय 1 डेढ़ साल 2 साल उनने ऐसी प्राइवेट जॉब की थी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब एनटीपीसी में दिल्ली में उनको जॉब मिली और पूरी लाइफ उन्होंने अपनी 40 साल की जिंदगी जॉब में बिताई। और जन्म मेरा दिल्ली में यहीं हुआ। हम 3 भाई बहन हैं। बहन की शादी गांव में हुई है, हम दोनों भाई यहीं रहते हैं और पढ़ाई लिखाई यहीं दिल्ली से की। पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद 1997 में जॉब के लिए गया। बचपन में बड़े सपने थे कि बड़ा होकर के क्रिकेटर बनूंगा, खेलने का बड़ा शौक था। खेल तो सारे खेले हैं लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था और सफलता प्राप्त करने का प्रयास भी किया लेकिन उस समय अनुभव नहीं था। कोई गुरु इस प्रकार से नहीं मिला जो आगे गाइड करे और आगे लेकर के जाए और इसी के कारण जो है कुछ निराशा हाथ लगी और फिर जॉब में चले गए। 20 साल की जॉब की। जॉब के दौरान करीब 5 साल गुजरे थे मुझे और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम चला। 2002 की ये बात है और मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग का पहली बार प्लान देखा था तो बहुत अच्छा लगा। सारा समझ में आया कि कितना सिंपल प्लेटफॉर्म है। अगर हर व्यक्ति इसको आसानी से समझ ले और करना शुरू कर दे तो दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे। लेकिन आंकड़ों की अगर हम बात करें, हर आदमी को हर बात समझ में नहीं आती है। 10% का ही नियम काम करता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाए, चाहे बिजनेस की बात करें चाहे दुकान की बात करें। आज मैं अगर अपनी दुकान की मैं बात करूं तो मेरी दुकान में हर आदमी सामान नहीं खरीदता है, गुजरते हर आदमी है। लेकिन 5% 10% लोग ऐसे हैं जो आकर के मेरी दुकान से सामान खरीद के लेके जाते हैं और मेरी दुकान चलती है। इसी प्रकार से हर फील्ड में है। जब भी आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे तो 10% का ही नियम लगभग काम करता है और इसी 10% से आदमी लखपति और करोड़पति भी बन जाता है। जब नेटवर्किंग मिली 2002 में, अच्छा लगा, समझ में आया कितना सिंपल बिजनेस है, ये तो बहुत आसान है, मैं जिसको भी बताऊंगा वो भी आ जाएगा। क्योंकि मन में ये विचार आया है कि मेरे सर्कल में अगर किसी को मालूम होता है, रिलेटिव में किसी को मालूम होता तो वो मुझे आकर के जरूर बताता। तो यानी कि अभी मुझे ही मालूम चला है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और बिजनेस की बारीकी को समझा और समझ करके फिर जब लोगों को बताने का प्रयास शुरू किया तो काफी मुश्किल होनी शुरू हुई। क्योंकि उस समय जो मैंने आईडी लगाई थी 2002 में 17,500 की आईडी लगाई थी। बिजनेस समझ में आ गया तो घर से भी फिर 2 आईडी और लगाई अपने भाइयों की और अपना ही पैसा लगाया था कि चलो कोई बात नहीं, आपने लगाया मैंने लगाया, बात एक ही है।
और बिजनेस को करना शुरू किया। लेकिन जब घर से बाहर निकला और लोगों को बताने का प्रयास किया, तो लोगों की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय 17,500 रुपये लगाना कोई कम बात नहीं थी। आज की तारीख में 50,000 1,00,000 रुपए के आसपास की बात, उससे ज्यादा भी हो सकती है जो बात हो गई है। तो 6-7 महीने 8 महीने संघर्ष किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। और फिर वहां से अपने आप को पीछे कर लिया। पीछे इसलिए कर लिया कि अपलाइन केवल क्या था, भागो भागो लेके आओ, लेकिन अपलाइन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और कंपनी में ऐसे कोई मीटिंग वगैरह इस प्रकार की नहीं हुआ करती थी जिससे कि ज्यादा फोकस बने। और अपलाइन भी ज्यादा फील्ड में नहीं भागते थे, बस वो यही कहते थे कि यहाँ ले आओ, बस बाकी हम देख लेंगे। लेकिन 10-15 लोगों को, उससे ज्यादा ही लोगों को मैं लेके गया हूँगा, लेकिन अपलाइन में उस प्रकार से फोकस नहीं किया, क्योंकि समझ में मेरे आया था तो मैंने ज्वाइन किया। लेकिन अगर किसी और की समझ में नहीं आया है, तो क्या अपलाइन का फोकस वहां बनता है कि उसको छोड़ दे, बल्कि उसके घर जा करके फॉलो अप किया जाए। लेकिन कोई इस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, बिजनेस को ड्रॉप किया। फिर सोचा कि यार इतना मोटा पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी कंपनी करी 4,500 रुपए की, फिर तीसरी करी 4,500 रुपए की। लेकिन जैसे ही मैंने उन कंपनियों को छोड़ा था, कुछ समय के बाद वो कंपनियां भी बंद होनी शुरू हो गई। लेकिन तीसरी कंपनी जो ज्वाइन करी थी, उसको तो मैंने छोड़ा भी नहीं था, वो तो मेरे सामने बंद हो गई। जब ये तीनों प्रकार की घटनाएं घटित हुई, तो ये समझ में आया कि यार बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन किस कंपनी पे विश्वास किया जाए जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। और फिर एक कंपनी की तलाश जारी हुई, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि दूसरों को राय दिया करता था, खुद आगे कदम नहीं बढ़ाता था। और फिर इसी हिसाब से जिंदगी चलती रही, 20 साल जॉब किए हुए। लेकिन 20 साल के बाद जो मेरी लास्ट कंपनी थी, मोजर बियर इंडिया लिमिटेड, 40,000 की इनकम आती थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि घर में कमाने वाले पिताजी भी थे, मैं भी था और भाई भी थे, सब थे। लेकिन 2017 में 4 नवंबर को जब कंपनी बंद हुई, तो एक झटका लगा। जो 40,000 रुपये आ रहे थे, आने बंद हो गए। और फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली। फिर मैंने ये मन में ये विचार आया कि चलिए दुकान तो एक चली रही है, तो इसको घर में वाइफ देख लेगी, बच्चे देख लेंगे, मुझे, मैं नौकरी कर लेता हूँ, फिर वहां से जो समय मिलेगा दुकान को दे दिया जाएगा। लेकिन जब नौकरी की तलाश में गया, इंटरव्यू वगैरह दिए, तो 40,000 कमाने वाले व्यक्ति को कोई 15,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 18,000 दे रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि मार्केट में हवा उड़ चुकी थी कि मोजरवेयर कंपनी बंद हो चुकी है, और इनके जितने भी एम्प्लॉय हैं, इनको जरूरत है आज की तारीख में, तो जो भी हम देना चाहे मजबूरी में ये करेंगे करेंगे। और फिर इसके वजह से फिर माइंड को वहां से चेंज किया, और ये विचार किया कि नौकरी नहीं करनी है, एक दुकान तो शुरू कर ही दी है, दूसरी दुकान भी करेंगे। मैं और वाइफ बैठ करके यही सोचा करते थे। और जिंदगी फिर धीरे धीरे पटरी पे आने शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जो इनकम नौकरी से आ रही थी, वो दुकान से निकलनी शुरू हो गई। और फिर ये आया कि चलिए एक एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है, दूसरी इनकम भी बना करके रखनी है। और इसी दरमियान मेरी दुकान पे ओम सर और सतीश सर एक दंत कांति खरीदने आए। जैसे हम बताते हैं, उस दिन सर डेमो किट लाना भूल गए थे, और सर ने मुझे टच किया। टच करने का मतलब है कि छेड़ा, कि हमारे पास भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप रखिए। मैंने इग्नोर किया, और दूसरी बार आए तो समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। फिर उसको इग्नोर किया, क्योंकि पहले जो धोखा खा चुका था, जल्दी उसमें हाथ लगाने वाला नहीं था। लेकिन तीसरी बार आए तो 2 प्रोडक्ट को लिया मैंने, अपना पंचतुलसी और अपना वीडेंट, और दोनों को इस्तेमाल किया। तो मिसिस के जो दांत में खट्टेपन की समस्या थी 12-13 साल से, वीडेंट से उन्होंने 1 हफ्ते इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, रिजल्ट आया। अब खट्टेपन की समस्या समाप्त हो चुकी थी। फिर बैठे बैठे पेट में गैस बनती थी, जो उससे पहले मैं आईएमसी के प्रोडक्ट यूज किया करता था, तुलसी वगैरह, लेकिन वहां से मजा नहीं आ रहा था। जेमिडी के प्रोडक्ट यूज किए, तुलसी यूज करी केवल, तो काफी अच्छा दिखाई दिया। फिर जब चौथी बार ओम सर आए, तो ओम सर ने बोला कैसा लगा प्रोडक्ट जो है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, प्लान क्या है। तो सर ने मुझे प्लान बताने का प्रयास किया। तो जैसे कि मैंने और भी प्लान सुने थे, तो लोग कहते थे कि हम आपको करोड़पति बना देंगे यहाँ से। तो मैंने सर से एक ही सवाल किया कि सर मुझे करोड़पति तो मैं बाद में बनूंगा, पहले मुझे बताइए कि 1 रुपया आता कैसे है। क्योंकि किसी भी चीज की अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर हमें 1 रुपए के बारे में नहीं मालूम कि वो पैसा बनता कैसे है, तो हम किसी को बताएंगे कैसे जो है। तो प्लान की तरफ मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, और
अगर मैं बात करूं उससे पहले आईएमसी के प्लान की, उनके लीडर मेरे यहाँ 10,000 का सामान रख करके तो गए थे, लेकिन मैंने उनसे हर बार एक ही सवाल पूछा कि 1 रुपया बनता कैसे है, हम कितना प्रोडक्ट खरीदेंगे कि हमारा 1 रुपया बनेगा और हमारे पास आएगा। ट्रांसफर होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन बनेगा कैसे वो 1 रुपया। और वो मुझे 5 मिनट के अंदर करोड़पति बना देते थे, लेकिन 1 रुपए का उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन जब ओम सर ने बताया कि हमारे यहाँ अगर आप एक अरोमा भी आप खरीदोगे तो एक अरोमा में आपकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है तो 6% पे आप रहते हैं, और उसका 10 बिजनेस वॉल्यूम है तो 60 पैसे आपके बन के तैयार होंगे। और इस हिसाब से अगर आप लगातार अरोमा अरोमा ही खरीदते जाओगे तो धीरे धीरे 60-60 पैसे करते करते आपके पैसे बनते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते जाएंगे। ये मुझे अच्छा लगा कि अगर मैंने जो सवाल पूछा कि 1 रुपया बनता कैसे है तो सर ने उसको बारीकी से बताया। और यही सिस्टम, यही नेटवर्किंग का नियम है कि सामने वाला अगर कोई सवाल करता है तो आपको उसके सवालों के अनुसार उसको सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जब तक आदमी सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा आएगा नहीं। और सर ने जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर पूरे प्लान को समझ में आया। करोड़पति तो सर बनी दोस्तों, करोड़पति तो आदमी बन ही जाता अगर काम करेगा तो। और फिर मीटिंग को सुनना और समझना शुरू किया 20 किलोमीटर दूर जा करके, और वहाँ से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। और मीटिंग को कभी मिस नहीं किया तो आज थोड़ी बहुत जानकारी है और अपनी टीम को देने का प्रयास करता हूँ, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। बहुत कम समय में टेक्निकल अचीवर बने, अच्छा नाम और सम्मान मिला, लेकिन परिस्थितियों ने फिर करवट बदला और टीम फिर टूटी और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। लेकिन मन में फिर विचार आया, जब शुरू किया तो अकेले और आज भी अकेले, तो चलने में क्या जा रहा है, फिर बना लेंगे। लेकिन उस समय जब शुरू किया था तो हम जीरो थे, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज 2 साल का अनुभव है तो जरूर ये अनुभव हमारे जिंदगी में कामयाबी देगा। और आगे से जो टीम बनेगी वो टूटेगी नहीं। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ, काफ़ी अच्छे साथी मिले हमारे और कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो मैं उन सभी साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज की तारीख में मेरे साथ हैं और कदम से कदम मिला करके खुद के जीवन को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सभी साथियों के जीवन को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिस्टम ही दोस्तों यही है, खुद को बनना और दूसरों को बनाना। क्योंकि नौकरी अगर हम करेंगे तो हम केवल खुद के लिए हम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को जब हम करते हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए भी करते हैं। आपने इस सिस्टम में अपने डाउनलाइन को बना दिया और तो आप तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे, क्योंकि जेएमबीडी का जो मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन है। हम 50% अवेयरनेस की बात करें, फंड की बात करें, ज्वाइनिंग इनकम की बात करें, पेयर इनकम की बात करें, ये कुछ बेहतरीन इनकम इस प्रकार से हैं जो आप टीम को बनाते चले जाओ, टीम को दिलाते चले जाओ, आपके पास ऑटोमेटिक ही पैसा यहाँ से आता चला जाएगा। और आज की मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, काफ़ी समय पहले पंकज सर से मेरी बात हुई थी और पंकज सर ने मुझे एक टॉपिक दिया था, फोकस, कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपनी मीटिंग को रखिए और प्रयास करिए एक अच्छी मीटिंग का निर्माण करने का, अच्छी मीटिंग सब लोगों के सामने रखने का। तो अपनी तरफ से मैंने कुछ पॉइंट इसमें से सर्च किए हैं, ढूंढे हैं और एक अच्छी मीटिंग आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और फोकस है क्या, जब भी हम जीवन में किसी गोल को हम बनाते हैं तो उसके ऊपर जब हम चलना शुरू करते हैं तो डिपेंड ये करता है कि हमारा उस गोल के ऊपर फोकस क्या है। जैसे मैं बात करूंगा कि मुझे कोई सामान खरीदना है, एक सामान खरीदना मार्केट से जा करके, मान लीजिए सफेद शर्ट खरीदनी है मुझे, और घर से मैं निकला, घर में मैंने अपनी जेब में पर्स रखा, पर्स में पैसे हैं और मैं घर से निकल गया मॉल के लिए। मॉल में गया और खरीदना मुझे सफेद कलर की शर्ट है, और जैसे मैं वहां पे गया और मैंने रास्ते में देखा वहां पे कुछ रेडी पे कुछ कपड़े बेचने वाले और लगे हुए हैं, लेकिन मेरे माइंड में आया क्या था घर से जब मैं निकला कि मुझे मॉल से इस साइज की इस कलर की शर्ट खरीदनी है और इतने रेंज की करीब ये शर्ट होनी चाहिए। प्लान तो मेरा ये था, गोल तो मेरा ये था, लेकिन अब मैं उसके ऊपर फोकस क्या कर रहा हूँ डिपेंड ये करता है। घर से निकला, रास्ते में रेडी वाले दिखाई दिए, वहां पे कुछ कपड़े सेल कर रहे थे वो, और वहाँ कह रहे थे कि एक के साथ एक फ्री है, 400 रुपये की शर्ट 200 रुपये में,
और वहां फिर मैंने अपने गोल को जो है चेंज किया, अपने फोकस को चेंज करना शुरू कर दिया। यार मुझे तो वहाँ 500 रुपए के 700 रुपए की एक शर्ट खरीदनी है, ये 400 रुपए में जो है 2 शर्ट दे रहा है, चलो यहाँ से ले लेता हूँ, 2 शर्ट वहां से ले लीजिए। और ले तो ली, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिली वहां से भी, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा था पहले से ही टारगेट, कि मॉल से मुझे सफेद रंग की इस नंबर की शर्ट लेनी है। फिर मैंने आगे कदम बढ़ाया, फिर मुझे दिखाई दिया कि भैया एक परफ्यूम वाला है सर, परफ्यूम ले लीजिए, एक के साथ एक फ्री है। मैंने वो भी खरीद लीजिए, चलिए यार आज तो ऑफर पे ऑफर आ रहा है, एक के साथ एक खरीद लिया जाए। आगे गया लिपस्टिक वाला, सर लाल के साथ नीली फ्री है, काली के साथ पीली फ्री है, चलिए ये भी ले लेते हैं, वाइफ कह रही थी इसको भी ले लेते हैं। आगे गया अंडरवियर वाला मिला, बनियान वाला मिला। अब फ्री फ्री के चक्कर में सब चीज लेते चले गए थे। और जब अपने लिए जिस शॉप पे हमें जाना था वहां जो हमने शर्ट खरीदी और उसको लेकर के अब हम वापस फिर ये मन में ये विचार आया कि अब इसको लेकर के हम क्या करेंगे, जो इतनी सारी तो ले ली हैं, चलिए फिर जब ये फट जाएगी पुरानी हो जाएगी फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा हम सफेद रंग की टी शर्ट को जो है हम ले लेंगे। यहाँ पे गोल हमने क्या बनाया और हमारा फोकस क्या चला, जो है फोकस जो निर्धारित किया था वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, और बीच में इतनी सारी उलझने आई, इतनी सारी लालच आया और हम अपने फोकस को ही हमने चेंज कर दिया। अब उस व्यक्ति का क्या होगा जिसका फोकस ही क्लियर नहीं है, छोटे छोटे लालच ने उसके फोकस को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वहीं अगर दूसरा व्यक्ति है, वो जा रहा है, उसने बोला कि मुझे सफेद रंग की टी शर्ट लेनी है, ये 400 500 रुपए की लेनी है, मैं लास्ट टाइम यहाँ से लेके आया था, मुझे इसका ब्रांड अच्छा लगता है, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, जेन्युइन रेट लगता है, क्वालिटी के अनुसार रेट लेता है ये, और मैं कहीं नहीं देखूंगा दाएं बाएं, कहीं नहीं देखूंगा, मैं जिस भी साधन से गया, बस से गया, कार से गया, ऑटो से गया, मैं सीधा वहां उतरा और बेचने वाले मुझे भी मिल रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस सीधा अंदर जाने का है। मैं अंदर गया, लिफ्ट से सीढ़ियों से मैं ऊपर गया, उस शोरूम के शॉप में गया और मैंने वहां से उस शर्ट को बताया कि मुझे इस नंबर की शर्ट चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। मैंने दाएं बाएं कहीं नहीं देखा, लालच देने वाले तो उस समय भी मेरे पास थे, परफ्यूम बेचने वाले, लिपस्टिक बेचने वाले, टी शर्ट बेचने वाले, अंडरवेयर बेचने वाले, सब बेचने वाले थे और एक के साथ एक फ्री देने वाले थे। लेकिन फोकस क्या क्लियर था मेरा, लिए कि मुझे वो शर्ट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है। कोई डिस्टरबेंस आपके सामने नहीं आती। यहाँ आपका लक्ष्य जब क्लियर होता है तो आप अपने आप को कामयाब घोषित करते हैं। मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते हैं और आप किसी काम को कर रहे हैं मोबाइल में, मान लीजिए आप जो है आपका कोई बिजनेस ग्रुप बना हुआ है और आप उस बिजनेस ग्रुप को देख रहे हैं और देखते देखते इतने में फिर आवाज आई टू टू की और कोई मैसेज आया। अब ये आपको चेक करना है कि जो मेरे बिजनेस से संबंधित मैटर है मैं उसे देखूं, या जो वैसे वेस्ट मैसेज आते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो, मैं उनको देखूं। जो है ये कंट्रोलिंग, ये फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। आपको 20 लोगों को ना बोलना ही पड़ेगा, 20 मैसेज को आपको मना ही करना पड़ेगा, उस मैसेज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कर क्या रहे हैं, अभी आपके पास जो बिजनेस से संबंधित जो ग्रुप आपने ओपन किया हुआ है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, वहां जो जानकारी मिल रही है या जानकारी दी जा रही है आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपके मोबाइल में टू टू की आवाज आने लगी, आपने सोचा कि चलिए अभी तो कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और जब तक मैं अपने इस मैसेज को देख लूं, तो जहां आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ, आपने दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो उस व्यक्ति की बातें आपके कान से निकल जाएंगी, यानी फोकस आपका डिस्टर्ब हुआ, तो क्या वो सारी जानकारी आपको मिल पाएगी, खत्म आप वहां पे। जो है फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। आपका गोल क्या है, आपका गोल है मुझे अपनी पूरी मीटिंग को पूरे ध्यान से एकाग्र होकर के सुनना है, एक एक पॉइंट को एकाग्र होकर के सुनना है, क्योंकि जो मैं सुनूंगा वही तो मैं सुनाऊंगा। और आपने अपने फोकस को अगर डिस्टर्ब किया तो जो दोस्तों कभी कामयाबी आपके हाथ में नहीं आती है। आपके अपलाइन ने आपकी मीटिंग को निर्धारित किया कि इस तारीख में संडे के दिन यहाँ पे मीटिंग है इतने बजे और आपको आना है। संडे आया, मीटिंग का समय भी आया, आना था आपको दिल्ली की मीटिंग में और चले गए आप पूना की मीटिंग में, घूमने चले गए, शादी ब्याह में चले गए। यार आपकी हिम्मत कैसे हुई शादी ब्याह में जाने की? आपका गोल इसलिए निर्धारित नहीं है, और गोल निर्धारित नहीं है, आपका फोकस इसलिए वहां पे बन नहीं पा रहा है। आप इस सिस्टम में आकर के कमाना क्या चाहते हैं ये निर्धारित नहीं है आपका। जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं होगा, आप 50 शादी में चले जाएं, कामयाबी मिलने वाली नहीं है आपको। और ऐसे आज बहुत सारे लोग करते हैं, मीटिंग में बुलाया जाता है लेकिन चले कहीं और जाते हैं।
कोई गांव निकल जाता है, कोई शादी ब्याह में निकल जाता है, कोई बच्चों की किसी के बच्चे का बर्थडे मनाना है वहां निकल जाता है। दोस्तों क्या मिलेगा वहां से? जो फोकस क्या है आपका? जो कामयाबी यहाँ मीटिंग से मिलेगी, सेमिनार से मिलेगी, या फिर वहां शादी ब्याह पार्टी से मिलेगी? जो जब तक आपका अटेंशन क्लियर नहीं होगा, आपके गोल के ऊपर आपका फोकस क्लियर नहीं होगा, आप कामयाबी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप टीवी को चलाना शुरू करते हैं, टीवी में 500 चैनल है, देखना आपको एक ही चैनल है। किसी चैनल पे न्यूज आ रहा है, किसी चैनल पे फिल्म आ रही है, किसी पे गाने आ रहे हैं, किसी पे सास बहू का सीरियल आ रहा है, किसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन आपने उस टीवी को ऑन किया तो किस लिए ऑन किया? क्योंकि ऑन करने से पहले ही आपका माइंड सेट है पहले से कि मुझे न्यूज देखनी है, आज 15 मिनट मुझे न्यूज देखनी है, न्यूज चैनल मैंने लगाया। लेकिन उसी दरमियान आपका मन किया कि यार देख लूं दूसरे पे कौन सा सीरियल चल रहा है, यार देख लूं इसमें फिल्म कौन सी आ रही है। फोकस डिस्टर्ब हो रहा है आपका। जब तक आपने अपने फोकस को क्लियर नहीं किया है कि मुझे अगर 15 मिनट टीवी देखना है, 15 मिनट के अंदर मुझे केवल न्यूज सुननी है, तो उसको 15 मिनट देख करके सुन करके स्विच ऑफ कर दीजिए आप उसका। यहाँ आपका फोकस क्लियर होता है। ये नहीं कि आपने न्यूज भी देखा फिर उसके बाद इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर आपने सीरियल भी देखना शुरू किया, गाने भी सुनने शुरू करे, सब कुछ उसके अंदर शुरू कर दिया। समय लगाना था आपको 15 मिनट का, आपने लगा दिया जो 1 घंटे 2 घंटे। तो आपका फोकस कहाँ क्लियर है? ये डिस्टर्ब हो गया आपका फोकस, और ऐसे कामयाबी नहीं आती है दोस्तों। कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने और दूंगा। लगान फिल्म यहाँ सभी ने देखी होगी। अंग्रेजों को हराने के लिए आमिर खान ने कसम खाई थी, और अंग्रेज लगान फिल्म में जो अंग्रेजों को हराना था, और आमिर खान ने जो कसम खाई थी, तो उनके जीवन में उसमें जो महिला कलाकार थी गौरी, क्या उसके साथ घूमने निकलता था पूरी फिल्म में? कहीं कहीं दिखाया आपको उस फिल्म में कि वो घूमने जा रहा है, उसके साथ गाना गा रहा है, कुछ कर रहा है? उसका फोकस क्लियर था। फोकस क्या क्लियर था? कि अंग्रेजों ने उसको चैलेंज दिया था कि तुम ये खेल नहीं खेल सकते, और तुम्हें अगर 3 महीने का लगान माफ करना है, केवल खुद का नहीं, जो है पूरे प्रांत का जो है लगान माफ करना है, और वो भी 3 साल के लिए जो है, तो आपको अगले 3 महीने के अंदर इस क्रिकेट को खेल करके आपको हमें हराना पड़ेगा। उसका फोकस क्या था? 3 महीने का लगान माफ करना चाहिए। 3 महीने का लगान। क्या वो गौरी के साथ कोई घूमने गया, कोई गाना गाने गया? कहीं नहीं गया। वो उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने राज्य के लगान को जो है यहाँ से माफ करवाना है। वो कहता है पटलू, गोरे लोग इस क्रिकेट को जो है क्या कहते हैं? क्रिकेट कहते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं? गिल्ली डंडा। उसने लोगों के माइंड को कैसे सेट किया? क्योंकि उसका फोकस था कि 3 महीने में मुझे सब कुछ करके दिखाना है। लोगों के माइंड में उसने डाला ये तो बहुत सिंपल सा गेम है, गिल्ली डंडा गेम है ये। हम लकड़ी को मारते हैं, वो एक बॉल को बना करके मारते हैं। और उसने अपने फोकस को लोगों के दिमाग में डाला, लोगों के दिमाग में भी फोकस को बनाया, और फोकस करके वहां पर उसने फोकस किया, और वो जो है मैच को जीत गया, और अपने पूरे प्रांत को 3 महीने के लगान से माफ करा दिया। और जो अंग्रेज, जो घमंडी अंग्रेज था, उसको जो है अपने नौकरी से भी जाना पड़ा, और पत्नी कहाँ उसको उठा करके उसको भेज भी दिया गया। महाभारत सबने सुनी होगी, कृष्ण और अर्जुन का संवाद सबने सुना होगा। अर्जुन का फोकस क्लियर था कि मुझे कौरवों को हराना है, मुझे अपने परिवार को सारा सम्मान दिलाना है जो हमारा अधिकार है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जब वो खड़ा हुआ, तो वहां उसका फोकस डिस्टर्ब हुआ, और उसका फोकस याद दिलाने वाला कौन था? श्री कृष्ण जो। श्री कृष्ण ने जब उसको अपना फोकस याद दिलाया, उसको फिर समझ में आया कि मेरा फोकस क्या है। और जब फोकस के ऊपर उसने काम शुरू किया, तो उसको विजय प्राप्त हुई। उसका कॉन्फिडेंस वहां पे दिखाई दिया। जब आप अपने फोकस को, अपने गोल को जब आप देखना शुरू करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका विश्वास आपके अंदर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप अपने फोकस को बड़ी आसानी से जो है कवर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने फोकस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे करके आपका वीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपना गोल बना करके उसके ऊपर फोकस करना है। दाएं बाएं में कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, लोग बहुत मिलेंगे करने के लिए, और नेटवर्किंग में भी जब आप अपने फोकस को लेकर के चलेंगे कि मुझे यहाँ डायमंड बनना है, मुझे यहाँ स्टार पल बनना है, मुझे एमराल्ड बनना है, मुझे यहाँ से लाखों कमाने हैं, मुझे करोड़ों कमाने हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे दाएं बाएं आकर के, भाई जी इस महीने
कितना पैसा कमाया। पिछली बार तो कुछ नहीं आया, इस बार कुछ आया। आगे भी बढ़े हो या पीछे, आगे से बढ़ करके फिर पीछे वापस आ गए। टीम बन रही है, टीम टूट गई है, प्रोडक्ट आ भी रहे हैं या आने बंद हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, आजकल दिखाई नहीं देते। क्या हुआ, मुंह छुपा लिया क्या आपने, कुछ बन नहीं रहा है क्या। इस तरह से बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आपको अपने फोकस को क्लियर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्लियर है कि जेएमडी पिछले 2012 से लगातार हो गए, 10-11 साल हो चुके हैं चलते हुए। ये भाग तो रही है, लेकिन मैदान में भाग रही है, मैदान से नहीं भागेगी। और अब आपको भी मैदान में भागना है, मैदान से नहीं भागना है। मिल्खा सिंह फिल्म सभी ने देख रखी होगी, और मिल्खा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है। जब उन्होंने अपने लाइफ में सारे संघर्ष को झेला और आर्मी में गई, और रेस का उनका जब प्रोसेस शुरू हुआ, तो ज्यादा तेज नहीं भागते थे वो। जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई तो ज्यादा तेज नहीं भागते थे वो, और ना उनके अंदर इतना सामर्थ्य था जो है। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने एक गोल को बनाया, और उस गोल के ऊपर सारा फोकस किया। पहली बार रेस में वो कब जीते, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उनके रेस में कब जीते। उनके कोच आए और कोच ने उनको बोला कि जो इस रेस को जीत जाएगा उसको उसको जो है आराम भी दिया जाएगा, और उसको जो है 2 गिलास दूध का जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और मिल्खा सिंह को दूध बहुत पसंद था जो है, कि वो बचपन से खूब दूध पिया करते थे वो। और उनके दिमाग में एक फितूर आ गया, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा। उनका फोकस क्लियर हो गया, मुझे रेस जीतनी है, क्यों, मुझे दूध मिलेगा। क्योंकि वहां पे दूध भी सबको एक लिमिट में दी जाती थी, लेकिन जो जीतेगा उसको 2 गिलास एक्स्ट्रा दूध मिलेगा। और उन्होंने रेस लगानी शुरू करी, रेस शुरू हुई, लेकिन पेट में दर्द के कारण वो बीच रास्ते में गिर गए। और उनका एक साथी पीछे से दौड़ता है, ओ मिल्खा, तू नीचे लेटा हुआ है, दूध मिलेगा, दूध। और वो तुरंत खड़े हुए और दूध 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 करते हुए दौड़ना उन्होंने शुरू किया। उनके दिमाग में एक चीज क्लियर आ गई, फोकस क्लियर हो गया, मुझे दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, जो उनका फेवरेट चीज है, फेवरेट प्रोडक्ट है। और वो दूध दूध करते हुए अपनी लाइफ में वो पहली रेस जीत गए। फोकस करना बिल्कुल क्लियर जरूरी है आपको। जब तक आप किसी चीज पे फोकस नहीं लेंगे और अपने दिल से उसको नहीं मानेंगे, जब तक आपके जीवन में कामयाबी नहीं आएगी। और 50 जगह आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल फोकस का मतलब एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक गोल आपका जो है, और उसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस लगा दीजिए। बिल गेट्स कहते हैं, मेरी सफलता का कारण क्या है। उन्होंने एक ही चीज बोला, मेरी सफलता का एक ही कारण है कि मैं कम चीजों पे फोकस करता हूँ, ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ। कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एक बार में अगर आप 10 काम करना शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका। आपका माइंड सेट नहीं हो पाएगा कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या करूँ जो है। लेकिन अगर आपने एक लक्ष्य बनाया, एक गोल बनाया, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दूसरी बार मिल्खा सिंह को रेस में जीतने का मौका कब मिला, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं इंडिया रेस के लिए। और लेकिन उनको रेस में आर्मी में उस समय एक इंडिया का जो है चैंपियन हुआ करता था, उसको हराना था। जब वो रूम में गए तो उन्होंने एक जैकेट, एक कोट को टंगा हुआ देखा। उन्होंने अपने कोच से पूछा कि सर ये जैकेट किसकी है। कहते हैं ये जैकेट उसको मिलती है जो इंडियन टीम में जो है सबसे ज्यादा, जो इंडियन टीम में फर्स्ट आता है वो रेस को जीतता है। इंडिया के रेसर की जैकेट है ये। अब उनके दिमाग में फिर फतूर छा गया जो है, मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा, मैं इंडिया के टीम के रेस की जैकेट पहनूंगा, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। और जब उन्होंने उस जैकेट को उतार करके पहना, तो उस समय वहां पे जो कुछ और लोग थे वो आए, और उन्होंने उसको खूब धक्का दिया, मारा पीटा, सब कुछ किया। लेकिन जब वो रात में सोए हुए थे, तो उसी में से कुछ लोग आए, उन्होंने फिर उसको मारा। और जो रेसर के जो जूते होते हैं उनके नीचे थोड़ी सी कीले वगैरह टाइप की इस तरह से हार्ड चीज होती है, जिससे वो स्लिप ना करे। और उन्होंने मिल्खा सिंह के पैर में अपने पैरों, उस जूते को पहन करके उनके पैरों में घाव कर दिया। लेकिन मिल्खा सिंह फिर भी नहीं हारे। और जब वो रेस के लिए मैदान में खड़े हुए, तो उनके कोच ने आके बोला कि मिल्खा सिंह तुम्हारे पैर में घाव है, खून है, तुम नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन मिल्खा सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था, जैकेट, इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट, पट्टी बांधी और नंगे पैर उन्होंने दौड़ना शुरू किया। फोकस क्लियर था उनका कि मुझे पाना क्या है, हिंदुस्तान की जैकेट पहननी है। पैर में क्या लगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहननी क्या है, जैकेट है। और उन्होंने दौड़ लगानी शुरू करी, पट्टी खुल गई, खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन रेस में वो जीत गए।
यहाँ उनकी फोकस की दूसरी जीत होती है। त्रासदी ये नहीं है कि आप त्रासदी ये नहीं कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए दोस्तों। त्रासदी ये है, मुसीबत ये है, समस्या ये है, हम जिंदगी में कभी गोल बना ही नहीं पाए। त्रासदी ये नहीं है कि हम गोल अचीव नहीं कर पाए, त्रासदी ये है कि हम कभी गोल बना ही नहीं पाए। और जो गोल बना ही नहीं पाएगा, जो 10 जगह देखेगा, वो जिंदगी में कामयाब कहाँ से हो पाएगा। तो गोल तो बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरी बार उनके जीवन में घटनाएं फिर घटित हुई जो है। इतनी आसान जिंदगी नहीं थी। आज मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ऐसे नहीं मिली दोस्तों उनको। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में वो क्वालिफाइड भी नहीं कर पाए। और जब वो वापसी आ रहे थे तो उन्होंने अपने कोच से पूछा कि सबसे कम समय में जो 400 मीटर की रेस है उसका टाइम क्या है। उनके कोच ने एक पेपर पे लिख करके दिया 45.9 सेकंड। और वहीं से मिल्खा सिंह के दिमाग में ये फिर एक नया फितूर चालू हुआ, 45.9, एक गोल, एक उनका फोकस। इससे कम में मुझे 400 मीटर की रेस को दौड़ करके कंप्लीट करना है। ऑस्ट्रेलिया में हार गए, लेकिन जब वो घर आए उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरणों में वो कागज रख दिया, 45.9। दिमाग में एक ही फोकस, दिन रात एक ही फोकस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उनको, केवल 45.9। और इसके लिए उनके कोच उनको पहाड़ पर लेकर गए प्रैक्टिस कराने के लिए। प्रैक्टिस जब वो कर रहे थे, पीठ में रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी के साथ ट्रक का टायर बांधा हुआ था, और रेस लगा रहे थे। और पूरा ठंडा मौसम, ठंडे मौसम में शरीर गर्म, और जब आदमी रेस लगाता है और जब थक जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि मुंह से खून भी निकलना शुरू हो गया। उनके कोच ने बोला, मिल्खा सिंह रन रन मिल्खा सिंह, लेकिन उसने बोला, नहीं सर, अब नहीं दौड़ा जाता। उनके बॉस ने एक ही चीज, उनके कोच ने एक ही चीज बोला, मुझे मेरा पेपर वापस दो, जो मैंने तुम्हें लिख करके दिया था, मुझे मेरा पेपर वापस दो। और मिल्खा सिंह के दिमाग में फिर वही पेपर 45.9। और घूमा, मुंह से खून निकल रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन खड़े होकर के उस प्रैक्टिस को उन्होंने पूरा किया। और जो उन्होंने रेस करी, उस रेस में फिर वो फर्स्ट आ करके दिखाया। गोल क्लियर था। उन्होंने जितनी भी रेस जीती है अपनी लाइफ में, हर रेस में उन्होंने अपने गोल को क्लियर किया। अगली रेस उन्होंने पाकिस्तान में जीती है। उनकी जो प्रेमिका थी, उन्होंने अपनी प्रेमिका को बोला था कि एक दिन मेरे नाम से भी हिंदुस्तान में छुट्टी होगी। और उन्होंने जब पाकिस्तान में रेस किया तो उस छुट्टी के गोल के कारण जो है, उन्होंने वहां पे भी वो रेस को जीता, और उनके नाम से एक दिन छुट्टी भी की गई थी। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में जो एक गोल बनाया, और उस गोल पे उन्होंने पूरा फोकस किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए वो। लेकिन दोस्तों, एक बार डिस्ट्रैक्ट भी हुए थे, एक बार हिले भी थे वो, जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे और उनके जो क्वालिफाइड जो रेस होनी थी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गए थे। जब पहली बार गए तो वहां पे गोदी गोरी मेल देखी उन्होंने, जो है डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। और लोगों के कहने पे, लोगों के भाव में ये सारी चीजें पहली बार देख करके पार्टी में गए और गाना गाना शुरू किया, बुलबुल बुलबुल वंडर, बुलबुल बुलबुल वंडर। खूब एंजॉयमेंट किया, बियर पे बियर चलाई है। और जब रेस हुई तो वहां डिस्क्वालिफाइड हो गए। उनके जीवन की पहली रेस थी जो वो हारे थे, और बड़ी निराशा हुई। बाथरूम में गए, शीशे के सामने खड़े हो गए, मिरर के सामने खड़े हो गए, और समझ में आया, गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़, कि मैं फेल कैसे हुआ, डिस्ट्रक्शन कैसे आई। गलती इसकी नहीं थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, गलती ये थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ करके मैंने अपने फोकस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने जीवन में कुछ बाधाएं आई, कुछ लालच आया, और मैं अपने फोकस से डिस्टर्ब हो गया, और इसी के कारण मुझे जो है ये सफलता प्राप्त नहीं हुई। डिस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दो अपोजिट चीजें हैं। अगर आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन अगर आ रही है, रुकावट अगर आ रही है, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप डायरेक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको डायरेक्शन सीधा होना चाहिए। आप डिस्ट्रक्शन से अपना आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो डिस्ट्रक्शन आपको नीचे गिरा देगा।
तो दो में से एक ही चीज हो सकती है, या तो आपके जीवन में डिस्ट्रक्शन आती जाएगी और आप फंसते चले जाएंगे, रुकावट आती जाएगी और आप पीछे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा है तो डिस्ट्रक्शन आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। और ये बात उनको समझ में आ गई थी। और जब आपको अपने डायरेक्शन के ऊपर चलना है तो आपको ना तो बोलना ही पड़ेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको अपने जीवन से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर वो स्विमिंग पूल में गए स्नान करने के लिए, और फिर वहां पे एक खूबसूरत महिला फिर आई और उनको मुस्कुराते हुए देखने लगी। और मिल्खा सिंह ने बड़े प्यार से उनसे बोला, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और फिर वो वहां से कह करके वो निकल गए। आपको भी अपनी जिंदगी में ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जो गोल निर्धारित किया है, मेरा जो टारगेट है, मुझे उसे अचीव करने के लिए मेरे जीवन में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं, उन सारी रुकावटों को आपको हटाना पड़ेगा और आपका फोकस क्लियर रखना पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आज हम मोबाइल में कहते हैं कि हम ठीक है 10 मिनट 15 मिनट हम मोबाइल चलाएंगे, लेकिन जब हम मोबाइल देखना शुरू करते हैं तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इससे बात करी उससे बात करी, इसके फिजूल के मैसेज पढ़े उसके फिजूल के मैसेज पढ़े। देखना 10 मिनट 15 मिनट का काम है, हम घंटे घंटे 2-2 घंटे उसमें बजाते रहते हैं। फोन पे हमें किसी से 10 मिनट बात करनी होती है, 2 मिनट बात करनी होती है, लेकिन एक एक घंटे हम गप्पे मार करके निकाल देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसी में आपका बहुत बड़ा समय निकल जाता है। आपको सोना कब है, आपको उठना कब है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। जो आपको अपने लाइफ में मोबाइल, जो आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल के पीछे लोग ज्यादा लगे हुए हैं, इस मोबाइल को आपको रोकना पड़ेगा, अपने जीवन की दिनचर्या को आपको बनाना पड़ेगा। और इस प्रकार की अगर आपने कोशिश कर ली तो आप एक समाधि के उसमें चले जाएंगे। यानी कि आप एक, जैसे सन्यासी अपने जीवन में समाधि को जब धारण करता है तो उसको आगे पीछे कुछ भी हो उसे समझ में नहीं आता है, वो समझना भी नहीं चाहता, उसका केवल एक ही फोकस होता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में कितनी भी बाधा जाए वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और उसी प्रकार से आप भी समाधि में चले जाएंगे। और मिल्खा सिंह ने यही किया। उसके बाद उसके जीवन में जितनी भी डिस्ट्रक्शन आई उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, जब वो पाकिस्तान में दोबारा रेस करने के लिए गए और पाकिस्तान के कोच ने बोला, मिल्खा सिंह ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। और मिल्खा सिंह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, उससे परेशान नहीं हुए उनके शब्दों को सुन करके। उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही सहजता से एक बात बोली, दौड़ूंगा भी ऐसे ही कि दुनिया जाने कि मिल्खा सिंह की आखिरी रेस कैसी थी। अब दौड़े भी वैसे ही, और वहीं से उनको फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया। ये जीवन में कहानियां बनती हैं। रुकावटें कितनी भी आए, चाहे वो दुश्मन से आए चाहे वो लड़कियों से आए, लेकिन वो रुकावटें उन्हें रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने जीवन में उन सारी सफलताओं को प्राप्त किया जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं। फ्लाइंग मिल्खा सिंह ऐसे नाम नहीं पड़ जाता। उन्होंने अपने जीवन में अपने स्टैंडर्ड को हमेशा ऊंचा बना करके रखा। जो भी उन्होंने रेस करी वो कभी नीचे गिरे नहीं। जब उन्होंने रेस करनी शुरू करी तो पहले अपनी बनियान को जो निचोड़ते थे वो मग्गे में भरते थे, वो उसका पसीना जो निकलता था मग्गे में भरते थे। लेकिन उन्होंने जब और प्रैक्टिस करी तो उन्होंने बाल्टी रख ली कि जब तक ये बाल्टी भर करके मैं पसीना नहीं निकाल लूं, मैं अपने जीवन में अपनी प्रैक्टिस को रोकूंगा नहीं। और रोज का उनका वही नियम बन गया था, पसीने से जो है बाल्टी को भर देना। उन्होंने किसी को प्रूव करके दिखाने का प्रयास नहीं किया, इम्प्रूव करने का प्रयास किया। यही चीज हमें आज नेटवर्किंग में करनी है। हमें किसी को दिखाने का प्रयास नहीं करना है, हमें अपने आप को, अपने समय को इम्प्रूव करना है, अपने काम को इम्प्रूव करके दिखाना है, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करके दिखाना है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ाई नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर हमें लगातार ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की डिस्ट्रक्शन ना आए। और उन्होंने एक चीज और बड़े ध्यान से हमेशा अपने जीवन में पालन किया था कि जब उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया तो उनके जो कोच थे पवन मल्होत्रा, उनके जीवन में जितनी भी कामयाबी आई उन्होंने सारा क्रेडिट जो है पवन मल्होत्रा जी, जो उनके शुरुआती दौर के कोच थे, उनको दिया।
और उसके बाद उन्होंने अपना सारा क्रेडिट जो है आर्मी को दिया, जहाँ पे उनकी जो नौकरी लगी हुई थी, वो भूले नहीं। और ये सारा क्रेडिट देने के बाद उनको उसी हिसाब से सम्मान भी दिया गया, दिल से सम्मान दिया गया। तो आपको अगर अपने जीवन में एक गोल निर्धारित करना है तो उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपके जीवन में जितने भी डिस्ट्रक्शन आते हैं, जितने भी रुकावटें आती हैं, आपको उनको पहचानना और उसको पहचान करके आपको उसको छाटना पड़ेगा। आपको अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने मग्गे से बाल्टी में लेकर के, उसी प्रकार से आपको इस सिस्टम में आकर के आपको अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आज अगर मैं एक प्लान दिखा रहा हूं तो मैं इसको मैं 2 में कन्वर्ट करूं। आज मैंने अपने जीवन में एक लीडर बनाया है तो मैं दूसरा लीडर बनाऊंगा, मैं तीसरा लीडर बनाऊंगा। हर चीज में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जो है इम्प्रूव जब आप करेंगे तो आपका लाइफ जो बदलता चला जाएगा। और आपको अपने कोच से लगातार सीखते रहना, उनका सम्मान करते रहना, अनदेखा नहीं करना आपको उनको। कई बार हम अपने घर के आसपास में भी देखते हैं। फोकस के ऊपर कुछ बातें और रखूंगा मैं कि जैसे बच्चे को स्कूल जाना होता है तो माँ का रोल उसमें सबसे ज्यादा होता है। माँ उस समय ये नहीं देखती कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बिगड़ रहा है, क्या नहीं बिगड़ रहा है। उनका फोकस एक ही चीज होता है कि बच्चा तैयार हो जाए, बच्चा खाना खा ले, बच्चे का टिफिन पैक हो जाए, बच्चे को मैं स्कूल में बैठा दूं। लेकिन उस समय उसकी उनकी लाइफ में कितनी भी डिस्टर्बेंस आ रही है, अड़ोसी बुला रहा हो, पड़ोसी बुला रहा हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन वो कभी ध्यान ही नहीं देती है उस तरफ। और भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, जब तक बच्चा बस में ना बैठ जाए। उनका फोकस क्या है? मेरा बच्चा टाइम से स्कूल में जाए। आज जब हम नौकरी के लिए जब हम जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है? 30 दिन के बाद हमें एक सैलरी मिलेगी, उससे हमारा परिवार चलेगा। फोकस हमने क्या बताया? मेरी महीने में एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे सर्दी आ रही हो, चाहे गर्मी आ रही हो, चाहे बरसात आ रही हो। मैं घर से निकल रहा हूँ और घर से निकलते ही 10 कदम मैं चला और बारिश हो गई और मेरे पास समय नहीं है कि मैं वापस घर में आऊं और मैं छाता लेकर के जाऊं। क्या आदमी वापस आएगा? नहीं। उसका फोकस क्लियर है। उसने अपने लाइफ में फोकस बना लिया कि मुझे 30 दिन नौकरी करनी है, और वो भीगता हुआ चला जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में किया था दोस्तों। जो है सुबह मेरी ड्यूटी जो 6 बजे की हुआ करती थी और मैं अपने घर से 5 बजे निकला करता था। कई बार ऐसा ऐसा मौसम भी आया कि जैसे ही घर से निकला वो 2-4 मिनट ही हुए और बारिश हुई, और मैं घर से इस प्रकार से निकलता था कि मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जो कंपनी की बसें आती थी उसे मुझे पकड़ना होता था। 10 मिनट मुझे पैदल चलना होता था, लेकिन मैं 5 मिनट पहले मैं घर से निकलता था। पैदल चलने में मुझे 10 मिनट लगता था, लेकिन मैं घर से 5 मिनट पहले निकलता था, क्योंकि वहां पे मैंने अपना एक फोकस क्लियर करके रखा हुआ था। क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी थी, मुझे एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता था, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में फोकस क्लियर किया था कि सुबह सुबह मुझे दौड़ लगानी है, 5 मिनट में मुझे दौड़ लगा कर बस पकड़ना है। अब बस अगर मैं पकड़ लिया मैंने तो मेरी उस दिन की ड्यूटी हो गई, और नहीं पकड़ पाया तो मेरी उस दिन की छुट्टी हो गई। फोकस क्लियर किया और उस 5 मिनट के अंदर दौड़ करके मैं रोज बस पकड़ता था। कभी भी मेरी लाइफ में बस नहीं छूटी। अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों। जो छोटे छोटे काम करके अपने लाइफ में जो अपने अपने हेल्थ को हमेशा जो ठीक करके रखा। आप माँ जी का फोकस देख लीजिए, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई, उन्होंने फोकस किया इस पहाड़ को मैं काट करके यहाँ से हटा दूंगा। आज के बाद अगर कोई किसी की भी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो उस 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसको घूम करके नहीं जाना पड़ेगा। उसकी वाइफ को जो इस जिंदगी से हाथ नहीं छुड़ाना पड़ेगा। पहाड़ को काटने का काम शुरू किया। क्या आसान काम था? लेकिन फोकस क्लियर था उनका। गांव में भूखमरी आ गई, लोग गांव छोड़ करके जाने लगे, लेकिन क्या मांझी गया? मांझी लगातार लगा रहा, छैनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने। और जब वो रास्ता बना रहा था उसी बीच में एक सांप निकला, उस सांप ने उसके अंगूठे को काट लिया। अब उसका फोकस क्या था? उसी छैनी हथौड़े से उन्होंने अपने अंगूठे के ऊपर रखा और एक ही वार में उस अंगूठे को अपने शरीर से अलग कर दिया, क्योंकि जहर ना फैले। फोकस क्या था? जहर इंपॉर्टेंट नहीं था, वो पहाड़ में रास्ता बनाना इंपॉर्टेंट था। उसके लिए उनके शरीर का एक एक अंग चला जाए, लेकिन फोकस क्लियर था। पहाड़ से रास्ता बन करके ही निकलेगा। 20-22 साल 25 साल लगे, लेकिन उस व्यक्ति का फोकस डगमग नहीं हुआ। और आज हम सब उसी का नाम लेते हैं। आपके हाथ में ही है सब कुछ।
आपकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। जिस दिन आपने अपनी कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में दे दी, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपकी कंट्रोलिंग, आपका फोकस, आपका गोल अगर आपके हाथ में रहेगा, किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाए, आप जीवन में कभी निराशा आपके पास आ ही नहीं सकती है। जिंदगी में आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे के हाथ में। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, तो क्या आप कुत्तों को काटेंगे? अगर आप भी कुत्ते को काटना शुरू कर देंगे तो आपकी कंट्रोलिंग तो कुत्ते के हाथ में है। आपकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। और मार्केट में जब हम निकलते हैं तो ब्रेन वॉशिंग तो आपकी होगी। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो भी ब्रेन वॉशिंग होगी। आप अपने जीवन में जीते हैं तो भी ब्रेन वॉशिंग होगी आपकी जो है। लेकिन ये ब्रेन वॉश कर कौन रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या वो इंसान कर रहा है जो जिंदगी में कामयाब नहीं है, या जिंदगी में जिसके सपने बड़े नहीं है, जो संघर्ष ही नहीं करना चाहता, जिसने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्या वो ब्रेन वॉश कर रहा है? या फिर वो ब्रेन वॉश कर रहा है जो अपने जीवन में कामयाब हो चुका है या कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो ऐसे जुनूनी लोगों को ढूंढ रहा है कि मैं भी कामयाब हूं और वो भी कामयाब हो? आप किससे ब्रेन वॉश कराना चाहते हैं? जो कामयाब होना ही नहीं चाहते या जो कामयाब होना चाहते हैं? ब्रेन वॉश तो एक से तो होगा दोस्तों आपका जो है। और ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे किससे अपना ब्रेन वॉश कराना है, कहाँ मेरा फोकस है, कामयाबी की तरफ या नाकामयाबी की तरफ। आपको महान होने की जरूरत नहीं है किसी चीज की शुरुआत करने के लिए। लोग कहते हैं मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद फिर मैं कुछ करूंगा। तो महान होने की जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत करनी पड़ेगी आपको महान बनने के लिए। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, किसी भी चीज को शुरुआत करनी पड़ेगी आपको महान बनने के लिए। और आज हम अपनी जिंदगी में क्या चीज देखते हैं, पहले कुछ बन जाऊं, उसके बाद इस सिस्टम को शुरू करता हूँ। पहले मेरी लाइफ सेटल हो जाए, उसके बाद फिर मैं इस सिस्टम को शुरू करता हूँ। मेरे बेटे की शादी हो जाए, फिर मैं शुरू करता हूँ। मेरा ये बन जाए, वो बन जाए, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों कभी कुछ बनेगा नहीं। 32 दांतों के बीच में आपकी जीभ चलती है। जिंदगी भी संघर्षों के बीच में ही चलती है। और जिंदगी में अगर हमें सफलता पानी है तो परेशानियों के साथ हमें जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में सफलता आएगी। लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भी गोल को हम लेते हैं तो उसमें क्या हमारा एफर्ट लगना चाहिए या हमारी हैबिट बननी चाहिए? आज लोग जबरदस्ती काम करना शुरू करते हैं। अगर किसी भी चीज के काम को अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी भी काम को अगर आप करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे जरूर होता है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो एक दिन आपके जीवन में असफलता जरूर आएगी। और जबरदस्ती काम में अगर असफलता आती है तो आप वहां से बैकफुट हो जाते हैं जो, फिर आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी हैबिट बन जाए, हैबिट बन जाए तो आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जब किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होता है, खुशी आनी शुरू हो जाती है और वो आपकी जीवन में आदत बननी शुरू हो जाती है, तो आपको काम आसान लगने लग जाता है। क्योंकि आपने उसके जीवन आपको वो काम करते हुए आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको आनंद महसूस हो रहा है, बोरियत महसूस नहीं हो रही है। आपको उस पर जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। और जब आप इन चीजों को आप करेंगे तो आपके जीवन में जरूर सफलता आ जाएगी। नेटवर्किंग भी अगर आप कर रहे हैं दोस्तों तो खुशी खुशी करें। ये मत सोचें कि हाय मुझे तो प्लान दिखाना है, हाय आज तो सर ने जो है जूम मीटिंग में मुझे बोलने का दे दिया, मैं बोलूंगी कैसे, मैं बोलूंगा कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अभी क्या है, आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। आपको जो भी आता है उतनी बातें रखिए आप अपने जीवन में, अपना फोकस क्लियर करिए। फोकस क्या, आपका मुझे प्लान देना है, बस बात खत्म। नहीं आएगा तो ऑफलाइन बैठा है ना, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। मैं अपनी बातें तो रखूं, मुझे कितनी आती हैं बातें, तो जितनी बातें मुझे आती हैं मैं उतनी रखूंगा, जितनी नहीं आते फिर अपलाइन मुझे बताएगा। या दूसरे लोगों की मैं लगातार बातें सुनूंगा, मुझे वो सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अच्छा, एक चीज सोचिए कि अगर एक उदाहरण के रूप में आपके सामने बात रखूं कि एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है? 16 से 20 बार सांसें लेता है, हर एक का इसी के बीच में साइकिल चलती है। और एक कछुए की अगर हम बात करें तो 6-7 बार 8 बार वो 1 मिनट में सांस लेता है। अगर आपसे यही चीज बोली जाए कि आपको अपनी लाइफ अगर बढ़ानी है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी सांसें एक जीवन में एक लिमिट मिली हुई है कि जब आपकी सांसें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप इस जीवन को छोड़ के चले जाएंगे।
अब हम आपको ये बोलना शुरू कर दें कि आप भी 1 मिनट में 6 बार सांसें लें तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तो ये नेचुरल है या मुश्किल है? ये तो बड़ी मुश्किल है, तो असंभव वाली बात है। क्योंकि प्रकृति ने अगर हमें 16 से 20 बार 1 मिनट में इंसान को सांस लेने के लिए बनाया है, और हम उससे बोले कि 6 बार सांस लो, ये तो काफी मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल मुश्किल करते करते एक दिन जीवन में मुश्किल आ जाएगी, सांसें अटक जाएगी, चले जाएंगे हम यहाँ से। लेकिन अगर आप सिंपल वे में लें कि मुझे 16 से 20 बार ही सांस लेनी है, और मुझे बड़ा इजी वे में ऐसी सांस लेते हुए मैं अपने सारों कामों को करता चला जाऊं, तो वो कोई समस्या नहीं आएगी। जो काम में इंटरेस्ट नहीं है उससे मत करोगे, लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट है, पर वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपने उसे कर लिया क्योंकि इंटरेस्ट आपका उसमें बन रहा है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जीवन में दोस्तों हमेशा अपने गोल को आप निर्धारित करें, कभी भी अपने जीवन में बिना गोल के आप काम ना करें। और जीवन का लक्ष्य भी यही है, पहले गोल को बनाएं, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, इंटरेस्ट के साथ काम करना शुरू करें, समय के अनुसार उसको निर्धारित करके काम करना शुरू करें, तो आपके जीवन में जरूर सफलता आएगी। और परेशान ना होइए, क्योंकि परेशानी के बीच में ही तो हमें जिंदगी की सफलता मिलती है, और ये तो जिंदगी का उतार चढ़ाव। तो आज की मीटिंग को मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। और आज की मीटिंग में मेरे कुछ साथी और भी हैं, जिनको मैंने पिछली मीटिंग में ही बोलने के लिए बोला था, लेकिन उस समय नहीं था। लेकिन आज 6-7 मिनट 10 मिनट का समय है, तो मैंने उनको बताया तो नहीं था, लेकिन आज मैं उनको सरप्राइज के रूप में बुलाना चाहता हूँ। और क्योंकि किसी को बता करके बुलाना अलग मैटर है, लेकिन किसी को सरप्राइज दे करके बुलाना एक अलग कहानी है। वहां से उनकी क्वालिटी निकल करके आती है। अगर वो अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं बोलेंगे तो भी और अच्छा है, क्योंकि वहां से उनकी कुछ कमियां दिखाई देंगी, जिसके वजह से उनका अपलाइन और वो खुद दोनों मिलकर के उन सारी कमियों को दूर करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर ग्वालियर से ग्रेट लीडर, जिन्होंने ग्वालियर में पहला स्टोर खोला, और काफी जुनूनी बहन है वो हमारी, और इस सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से कर रही हैं, और अकेले ही फील्ड में निकल जाती हैं, लगातार प्रयास करती रहती हैं, और काफी अच्छे लोग भी उन्हें मिल रहे हैं, और रॉयल्टी अचीवर भी हैं इस बार एनिवर्सरी में। तो मैं चाहता हूं कि सर ग्वालियर से दीपा पवैया जी का आप माइक जो अनम्यूट कर दीजिए, और वो अपने अच्छे विचारों को हम सब लोगों के सामने रखेंगी। दीपा पवैया जी सर। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है दीपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आज सरप्राइज दिया मुझे, और अच्छा लगा कि सरप्राइज के रूप में जो आज सर ने मुझे मौका दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलूंगी। और सिस्टम में सभी को सपोर्ट बहुत अच्छा है, और सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जैसे कि सर ने कहा कि अच्छा बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा, और नहीं अच्छा बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा। ये तो इस सिस्टम का नियम ही है कि जो भी हम गलतियां करते हैं उसको अपलाइन बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और हमारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, तो मैं सारा सिस्टम सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, जहाँ तक कि मार्केटिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब इस सिस्टम में काम करते करते मैंने अपने आप को मजबूत बना रही हूँ, और जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैं मजबूत बन चुकी हूँ। और सर ने जैसे कि बताया कि फील्ड में अकेली निकल जाती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जितना भी चलूं अपने दम पर ही चलूं, क्योंकि अगर मैं सहारा लेती रहूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी, और ये आदत कुछ समय तक तो अच्छी है। और जिस तरीके से टीम बढ़ेगी, अलका जी अभी मेरा आके सपोर्ट करती हैं, लेकिन अलका जी की भी टीम आगे बढ़ रही है, सर की भी टीम आगे बढ़ रही है, तो हर समय अलका जी और सर या सरोज जी मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाह रही हूँ, इसी वजह से मैं अकेले निकलने का प्रयास मेरा जो रहता है। और मेरी दिल से इच्छा भी है कि मैं
मजबूती से ही आगे बढ़ूं। और कहीं ना कहीं भगवान भी मेरा इसमें साथ दे रहे हैं। अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ, मुरैना में मेरा मायका है, मम्मी के घर पे आई हुई हूँ। और यहाँ भी काफी लोगों से बातचीत चल रही है और बहुत ही अच्छा जो सिस्टम है सबको बता रही हूँ। और यहाँ भी मैं अपना पूरा फोकस 15,000 की जो किट है उसी पे बनाए हुए हूँ। और जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ भी बिजनेस मेरा डेवलप हो जाएगा। बहुत 2-4 लोगों से बात जो मेरी चल रही है और सभी लोगों ने एक आश्वासन मुझे दिया है कि हाँ बेटा काम अच्छा है और प्रोडक्ट अगर आपने यूज किए हैं तो एक ट्रस्ट मतलब मेरे ऊपर कर कर वो लोग आगे बढ़ने का पूरा मुझे प्रोत्साहन देके ही हटे हैं। और उम्मीद भी है कि यहाँ से मेरा बिजनेस डेवलप हो जाएगा। और फिर ग्वालियर से मुरैना में बिजनेस डेवलप हो जाता है तो एक नई जगह पे मैं जो लेके आऊंगी तो कहीं ना कहीं जैसे कि अलका जी ने नोएडा से ग्वालियर में बिजनेस पहुंचाया, दिल्ली से ग्वालियर में पहुंचाया, तो मैं काम यहाँ पे हुई कि मैं ग्वालियर से मुरैना बिजनेस को लेके आई। भले ही अलका जी जितना सफर मुझे तय नहीं किया, लेकिन ग्वालियर मुरैना एक शहर से दूसरे शहर में अगर आ जाती हूँ और मेरा बिजनेस डेवलप होता है तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी होगी कि मैंने जो सीखा मैं आगे किसी को सिखा पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का सपोर्ट रहता है। और अलका जी का सपोर्ट बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मेरे साथ रहता है। मुकेश सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, रमेश सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, अमित सर भी बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रोडक्ट की जानकारियां मुझे देते हैं जब भी मुझे जरूरत होती है। और ओम सर की तो बात ही क्या कहूँ, ओम सर तो हर तरीके की बातें बताते हैं और जो भी बातें उनकी गहराई की जो भी बातें होती हैं उनको मैं जरूर अपनी जीवन में ढाल रही हूँ। और प्रयास भी है कि सर की हर बात को मैं फॉलो करूँ और करती भी हूँ। जहाँ तक मैं फॉलो कर सकती हूँ वहां तक मैं जरूर कर रही हूँ। और सर की जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो भी है बिजनेस मेरा डेवलप होने वाला है मुरैना में। एक दो तीन जहाँ तक है मेरी 2-3 ज्वाइनिंग है यहाँ पे 15,000 वाली जरूर निकलेंगी। और इसी के साथ सर ज्यादा आप कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी सर ही मीटिंग का समापन करें। थैंक यू सर। जय जय एमबीडी सभी साथियों को। बहुत बढ़िया दीपा जी। और बहुत कम समय में आपने 4-5 मिनट के अंदर काफी गहराई की और बातें रख दी। और एक नए एरिया में नए बिजनेस की जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा सर अलका चौहान जी का भी माइक अनम्यूट कर दिया जाए। नोएडा से अलका चौहान। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है बिल्कुल। ओके सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सर आपको बोलने का मौका दिया। और जो आज की आपने इतनी जबरदस्त जो मीटिंग की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसे कि अभी सर ने बहुत सारी चीजों को बताया कि फोकस, और सर की पूरी मीटिंग फोकस के ऊपर रही। तो एक शानदार जबरदस्त जो हम सबको जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं हमारा फोकस ही डगमगा जाता है। तो हमारा जब फोकस डगमगा जाएगा तो हमारा लक्ष्य जो हमने अपना गोल निर्धारित किया है वो कैसे हासिल कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते। तो इस चीज पर हमें बहुत ज्यादा अपने आप पे ध्यान रखना होगा। और दीपा जी ने भी बहुत अच्छा बोला और काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है। और अपना परिचय देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगी कि आज इस जो मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। और ये देखो, ट्रेनिंग तो हम रोज सुनते हैं, सबकी मीटिंग सुनते हैं, लेकिन उस मीटिंग से हम सीखते क्या हैं और सीखने के साथ अपने आप में क्या लागू कर रहे हैं। हमें लोगों को बताना, हम लोगों के सामने तो बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन खुद में कितना कर पा रहे हैं।
तो जैसे भी सर ने भी बताया कि दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दिखावा करने, जब हम करेंगे काम तो दिखावा अपने आप आ जाएगा, कि दिख जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो यही मेरा फोकस रहता है, और हमेशा इस चीज पर भी ध्यान दूंगी कि जो सर ने आज बहुत अच्छी मीटिंग की है, और हमें इस कंपनी में, नेटवर्किंग में, जेएमबीटी में हमें सफल होना है, डायमंड बनना है, तो हमें सिर्फ फोकस डायमंड पर ही करना होगा। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, और होता भी है यही, कि कुछ समय काम किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर जहाँ देखा कि भैया अभी इनकम नहीं आ रही है, अब फोकस उनका चेंज हो गया। सोचा उन्होंने अब ये वाली नौकरी कर लें, वहां से 4 से 10 हजार हमें इनकम आ जाएगी, तो हम 4 महीने वहां की जॉब कर लें। फिर सोचते हैं कि 4 महीने जॉब करके फिर मैं जेएमबीटी कर लूं, फिर 4 महीने जॉब कर लूं। ये कभी नहीं हो पाएगा। आप किसी भी, आपका ना तो जॉब में फोकस है, ना आपका बिजनेस में फोकस है, तो फोकस तो एक जगह है, लगाना पड़ेगा। अगर नेटवर्किंग में, अगर जेएमबीटी में कामयाब होना है, तो जेएमबीटी में ही पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। और परिस्थितियां तो बहुत आती हैं, क्योंकि हो सकता है कि जॉब करना लोगों की मजबूरी हो जाती है, लेकिन उन्हीं मजबूरियों को अगर हम वो फोकस जॉब में न लगाकर हम जेएमबीटी में वो फोकस कर जाएं, ये परीक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट हमें इस सिस्टम से आने लग जाएगा। तो इस पर हम सबको बहुत ज्यादा ध्यान भी देना है, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और इस सिस्टम में जो मुझे भी इस सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी। आज बहुत खुशी होती है ये सब सुनकर, सबकी मीटिंग सुनकर, और अपने आप में लगता है कि पता नहीं ईश्वर ने आप सबको हमारे लिए बनाया, और अब इस परिवार में, इस फैमिली में हम सब एकत्रित हुए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ईश्वर का जो हम सबके लिए वो है। तो इससे हमें ईश्वर का वरदान, ईश्वर का जो एक वरदान दिया है, ईश्वर ने जो हम लोगों के लिए एक बनाया, तो ये भगवान ने हमें ये अवसर दिया है कामयाब होने के लिए। तो बहुत अच्छा है। और समय हो चुका है बहुत, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और सभी अपने महागुरुओं को मैं धन्यवाद करूंगी, ओम सर का, रमेश सर का, और पंकज सर का, आजाद सर का, सीके सर का, अमित सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है। और मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करते हैं, सिखाने में भी और साथ चलने में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने कभी अपने रिलेशन को नहीं देखा जो मुझे लेकर आया इस सिस्टम में। शायद कहीं ना कहीं सर का रिलेशन था, लेकिन जब वो निगेटिव हुए सिस्टम से गए, तो सर ने कभी अपने रिश्ते को नहीं देखा, सर ने सिस्टम को देखा। और जो सिस्टम को देखकर चलेगा, तो उससे कामयाबी उस कभी पीछे छुड़ा ही नहीं सकती है। और रिलेशन अगर देखते तो शायद आज सर का मेरे साथ उस तरह से सपोर्ट ना हो पाता जो आज सपोर्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को यही विराम करूंगी सर। थैंक यू। शुक्रिया अलका जी। और बहुत आपने ही बहुत कम समय में अपनी जो आपकी बात रखने की जो काबिलियत है, कि थोड़े समय में बहुत अच्छी और गहरी बातें आप रख देते हैं। और ये सारी आपकी काबिलियत है जो बहुत कम समय में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो आज की मीटिंग को भी मैं यहीं क्लोज करता हूं। और फिर एक बार दोबारा दद्दा जी, ओम सर, पंकज सर, रमेश सर, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में उन सभी लीडरों को जो लगातार इस मीटिंग में बने हुए हैं और पूरी वीकली बने रहते हैं और प्रयास करते हैं एक दूसरे को सीखने और सिखाने का। और एक लाइन और मैं बोलूंगा लास्ट में, उसके बाद मीटिंग समाप्त करूंगा। समय अधिक नहीं चाहिए, उसी समय में हमें अधिक चाहिए। आज के जीवन में हमारे पास जो भी समय है, समय अधिक नहीं चाहिए, लेकिन उसी समय में हमें अधिक चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता है। शुक्रिया आप सभी का।